नमस्कार, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सासाराम में एक बार फिर से धमाका हुआ है। विस्फोट की आवाज से सनसनी फैल गई। आज सुबह सासाराम में एक और बड़ा धमाका। सासाराम के मोची टोला इलाके में धमाके की एक खबर आई। रामनवमी पर हिंसा के बाद से बिहार में तनावपूर्ण माहौल है। इस समय नालंदा में तो 4 अप्रैल तक इंटरनेट की सेवाओं पर भी रोक लगा दिया गया है। पहले भी कहा था, एक गाना है, इनकी स्थिति ये जो अभी बार्गेन पर चल रही है, यहाँ की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ बार्गेन पर चल रही है। आरजेडी को कहते हैं, थ्रेट देते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। कहाँ जाने का? तो जहाँ जाने का है वहाँ सबको मालूम है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये गाना गाते हैं, मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब मालूम नहीं है कि मैके का दरवाजा बंद है इनके लिए। राजनीति रूपी मैके जिसका दरवाजा बंद है, जिसने इनको नीतीश कुमार से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनाया। वो तो बोले थे एक बार कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, मुझे मरना पसंद है। वो तो ये भी बोले थे कि मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा। तो उनके बोलने को उनकी तो बिहार के सासाराम में धमाका। अगर हम बात करें सासाराम की, तो जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें इस समय तैनात हैं। एसएसबी के जवानों को भी उतार दिया गया है। सुबह 4:30 की यह घटना है। कहा यह भी जा रहा है लोगों की तरफ से कि पुलिस वाले सोते रहे, उन्हें बम की आवाज सुनने के लिए वहां पर नहीं लगाया गया था। और इस समय तनावपूर्ण माहौल। सासाराम में इंटरनेट की सेवाओं पर रोक लगा दी गई। एसएसबी के जवानों को भी उतार दिया गया। सुबह 4:30 बजे का वक्त, जब यह कहा जा रहा है कि 4 शख्स बाइक पर बैठकर आए, उन्होंने वहां पर बम फेंककर उस धमाके की आवाज से लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की। तो रामनवमी पर हिंसा के बाद बिहार में तनावपूर्ण माहौल। इस समय रैपिड एक्शन फोर्स एसएसबी के जवान इस समय सासाराम में तैनात। लेकिन जो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा में लगे थे, वो भी सोते रहे रात भर। यह भी कहा जा रहा है, तस्वीरें वहीं की है जहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी इस समय तैनात हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन अभी तनाव बरकरार है। यह भी कहा जा रहा है, तनाव बरकरार लेकिन हालात नियंत्रण में। जब एसएसबी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें वहां पर होंगी, तो फिर तो हालात तो नियंत्रण में होंगे, लेकिन कब तक ये रहेगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। जब तक माहौल अब सही नहीं होता, तब तक पुलिसकर्मियों को भी सचेत अब रहना होगा। रामनवमी पर जिस तरह से देश भर के कई हिस्सों में हिंसा भड़की, उस हिंसा की आग ने अब रौद्र रूप अब ले लिया है, मानो यही लगता है सासाराम की तस्वीरों को देखकर। लेकिन अब सवाल ऐसे में है कि बिहार को सुलगाया किसने? किसने हिंसा भड़काई है और हिंसा के पीछे कौन है जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है? बिहार के सासाराम में एक बार फिर से धमाका। देखिए, कई जगहों पर वाहनों में आग लगा दी गई, लोगों के घरों में जमकर तोड़फोड़ किया गया। बिहार के सासाराम की ये तस्वीर, जहां पर सनसनी फैल गई है इस समय। तो बिहार के सासाराम की ये तस्वीर, जहां पर धमाका, उसके बाद सनसनी। लोगों के जहन में इस समय चिंता और डर का माहौल। वहीं एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान
वहां पर भी हिंसा भड़की थी। शोभा यात्रा के दौरान बवाल के बाद तनाव, हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा के बाद तनाव बरकरार। हुगली में कल के दिन हिंसा हुई थी। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हुगली में तो धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद हुगली में इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली, बिहार के नालंदा में, सासाराम में कई जगहों पर हालात लगभग इसी तरह से हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पथराव भी किया गया। हुगली में आपने ममता बनर्जी को सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था कि रामनवमी पर हिंसा ना हो, और मुस्लिमों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही थी। ऐसे में वहां पर भी माहौल अब तनावपूर्ण हो चुके हैं। महिलाओं बच्चों पर भी पथराव किया गया। हावड़ा हिंसा के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में फिर से देखिए हिंसा भड़की। अगर हम बात करें पथराव के दौरान बीजेपी के विधायक विमन घोष वहां पर घायल भी हो गए। उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई, उन पर हमला किया गया। वहीं इलाके में धारा 144 इस समय लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को 2 गुटों में झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिसकर्मी सतर्क अगर हुए रहते तो इतने हालात तनावपूर्ण नहीं होते। पुलिस ने हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े, लेकिन इसके बावजूद भीड़ वहां से तितर बितर नहीं हुई और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि अब वहां पर लोग इस तरह से हमले ना करें लोगों पर। पश्चिम बंगाल में हिंसा जो भड़की, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हुगली में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प, आगजनी और कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं हमारे दाएं तरफ। इस समय एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। रेल यात्रा में बुजुर्गों की किराए में छूट को लेकर चिट्ठी लिखी है। बुजुर्गों की छूट खत्म करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दिल्ली के सीएम ने कहा। बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के देश तरक्की नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं दिल्ली के सीएम। पीएम से मेरी अपील है कि इसे फिर से बहाल करें। हम फ्री में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। 1600 करोड़ की बचत के लिए बुजुर्गों की छूट करना गलत। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को। बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद से देश तरक्की नहीं कर सकता, ये कहे दिल्ली के सीएम। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस तरह से बैठक में जिक्र ये किया गया था, कोरोना काल के दौरान से जो छूट मिली आ रही थी वो अब बंद कर दी गई। उसी पर अरविंद केजरीवाल अब हमलावर। वहीं एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी सूरत कोर्ट में आज याचिका दाखिल करेंगे। 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में याचिका दाखिल करेंगे। मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। राहुल को सीजेएम कोर्ट ने हाल ही में मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है। आज राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका। मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे राहुल गांधी। दोष पर रोक तभी लगी उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकेगी। राहुल गांधी याचिका दाखिल करेंगे सूरत कोर्ट में। 2 साल की सजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। तारीख थी 23 और आज याचिका दाखिल करेंगे। एक लंबा समय भी लिया राहुल गांधी ने। लोग ये कह रहे थे कि आखिर कोर्ट का दरवाजा कब खटखटाएंगे राहुल गांधी, और आखिरकार अब वो कोर्ट का रुख करेंगे, सूरत कोर्ट का।
तो सजा के खिलाफ अपील करेंगे राहुल गांधी। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि 11 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद आज याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी दोषी करार हैं और राहुल गांधी को राहत तभी मिलेगी जब कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आएगा। 23 मार्च को कोर्ट ने सजा सुनाई थी 2 साल पहले। 2 साल की सजा माफ करिएगा राहुल गांधी को हुई। वहीं सजा के अगले दिन राहुल की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द की गई जब उनको सजा ये सुनाई गई। वहीं आगे अगर हम बात करें तो कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील करने का समय भी दिया है और उस अपील के अंतराल में राहुल गांधी देखिए रुख कर रहे हैं कोर्ट का। 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 30 दिन नहीं, राहुल गांधी 11 दिन में सूरत कोर्ट का रुख कर रहा है। वही फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की जब ये याचिका दाखिल की जाएगी तो वकील की तरफ से क्या कहा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए भी अर्जी दाखिल करेंगे राहुल गांधी। रेगुलर बेल के लिए भी क्या आप देखना होगा, फैसला आता है कोर्ट का। वहीं प्रियंका गांधी के साथ सूरत जा सकते हैं राहुल गांधी, कहा यह भी जा रहा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ होंगे सूरत में आज के दिन, सूत्र ये भी बता रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर, बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल को कानून पर भरोसा नहीं है, राहुल को संविधान पर भरोसा नहीं है। राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया, अपील के नाम पर कांग्रेस हुड़दंग कर रही है। यह हमला बीजेपी का राहुल गांधी पर। राहुल के साथ कई सीएम क्यों जा रहे हैं? राहुल ने माफी मांगने से मना किया। अहंकार के चलते राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, ये कहना बीजेपी का। गांधी परिवार को ओबीसी परिवार से नफरत क्यों है? राहुल विदेश में जाकर देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं? कई बातें बोली गई बीजेपी की तरफ से। गांधी परिवार के लिए अलग कानून क्यों? राहुल इंडिया नहीं, इंडिया राहुल नहीं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुना। संविधान पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, सूरत में कांग्रेस की आज नौटंकी होगी, ये कह रही है बीजेपी। तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने क्या कहा है, सुनिए आप। राहुल जी, आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से आपसे कहती है, यू कैन नॉट टेक द ओबीसी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। भारत के पिछड़े वर्ग को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आप उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करेंगे, उन्हें गाली देंगे, उनका अपमान करेंगे, और जब कोर्ट इस पे टिप्पणी करेगी, कानून अपना काम करेगा, तो आप जाकर हुड़दंग करेंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। देश बदल चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। आज हिंदुस्तान में एक ट्राइबल महिला सबसे पहली बार हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी है। ये कितनी बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है। आज ओबीसी समाज से सर्वाधिक लोग हमारे कैबिनेट में मौजूद है। स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह इस सरकार का मंत्र है। इस मंत्र को तोड़ने वाले को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। सबको एक होकर चलना पड़ेगा। भारत के लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की वितृष्णा क्यों है? आप याद करिए, पहले जाके हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं, और अब जब ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करते हैं और ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करने के कारण कानून के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लुक एट दी, आप हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की। लुक एट दी ऑडेसिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। This is nothing other than Indira is India, India is Indira movement. Rahul is not India and India is not Rahul. चलिए एक और बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी। अडानी मसले पर विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक केवल और केवल देखा गया तो हंगामा।
दूसरे चरण में 12 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और आज है दिन 13वां। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। हंगामे के बीच संसद में आज कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के साथ बैठक करेगी आज और सांसदों को काले कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। सत्र के 12वें दिन यानी कि पिछले बुधवार को कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। सोनिया गांधी काली साड़ी में, मल्लिकार्जुन खड़गे काले कुर्ते में, पगड़ी में दिखाई दिए थे। लेकिन आज कैसा होगा विरोध दर्ज कराने का तरीका? लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेफ डेमोक्रेसी के पोस्टर दिखाए और काले कपड़े लहराए, जिसके बाद सदन को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा था। वहीं एक और बड़ी खबर, आज भारत के दौरे पर आएंगे भूटान के राजा जिग्मे शेखर। 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर जिग्मे खेसर नई दिल्ली आएंगे। दोनों देशों के संबंधों को विस्तार देने के लिए बातचीत करेंगे। भूटान के राजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इससे पहले से ही घनिष्ठ द्विपक्षीय रिश्तों को खासतौर पर आर्थिक और विकास सहयोग के क्षेत्र में विस्तारित करेंगे। 3 दिन का दौरा, इसके साथ ही विदेश व्यापार की रणनीतियों पर भी है चर्चा। कई अधिकारी भी साथ में होंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। तो भारत का दौरा कितना खास होगा भूटान के राजा का, ये भी आप देखिए। भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भूटान के राजा आ रहे हैं। राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं, पीएम मोदी से भी। इसके साथ ही साथ कई और दिग्गज भी उनके साथ मौजूद दिखाई देंगे। जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे इस दौरान। वहीं आगे अगर हम बात करें इस दौरे से जुड़ी कुछ खास बातें, द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए दोनों देशों के नेताओं की है बातचीत होगी। द्विपक्षीय संबंध कैसे मजबूत हों दोनों देशों के, ये भी इसमें विचार किया जाएगा। कैसे रिश्ते और बेहतर किए जाए भूटान से, इस पर भी चर्चा आज के दिन जब भूटान के राजा पहुंचेंगे भारत। भूटान के विदेश मंत्री टेंड्री दोरजी, शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आएंगे साथ में। जैसा कि हमने जिक्र किया कि भूटान के राजा के साथ कई और दिग्गज यहां पर शामिल हो सकते हैं। चीन की तरफ से भूटान में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, ये भी कहा गया है। तो देखिए, राजा आया, अब चीन अब घबराया है, क्योंकि भूटान के राजा के भारत दौरे से इस समय चीन जो है थोड़ा सा घबराया हुआ है। कुछ दिन पहले जब जापान के पीएम ने भी दौरा किया था भारत का, उस समय भी आपने देखा होगा चीन को लेकर खास रणनीतियां बनी थी। चीन उस समय भी परेशान था कि आखिर रणनीतियों में क्या विचार किया जाएगा। चीन इस बात से डरा हुआ है कि आखिर चर्चाएं क्या होंगी। हाल के दिनों में भूटान और चीन में नजदीकियां भी बढ़ी हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें, ये आधिकारिक दौरे पर भूटान के राजा आ रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने पर बातचीत होगी। भूटान के पीएम ने चीन के पक्ष में बयान भी दिया था कुछ दिन पहले, और इसीलिए चीन थोड़ा सा डरा हुआ है, परेशान है, हताश है, क्योंकि हाल के दिनों में कई तरह के बयान दिए गए भूटान की तरफ से। वहीं एक और बड़ी खबर, केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आगजनी की घटना सामने आई। एक यात्री ने पेट्रोल डालकर ट्रेन में आग लगा दी। चलती ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग लगने से 3 लोगों की जानें भी चली गई। घायलों को हॉस्पिटल में इलाज भी जारी है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी है। केरल के कोझिकोड जिले में एलाथुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद हैं। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। कोझिकोड में ट्रेन में आगजनी, एक यात्री ने पेट्रोल डालकर ट्रेन में आग लगा दी और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार के नवादा में छज्जा गिरने से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत अभी गंभीर बनी है। घटना वार्ड नंबर 28 डोभरा मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसी को देखने के लिए एक ही परिवार के सभी लोग छज्जे पर चले गए और अचानक क्या हुआ कि छज्जा गिर गया। 10 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। छज्जा गिरने के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई, माहौल बिगड़ गया और सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 10 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर।
तो चलिए एक और बड़ी खबर, इंदौर में मंदिर हादसे के बाद कार्रवाई की गई है। बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। नगर पालिका ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। पिछले सप्ताह बावड़ी गिरने से 36 लोगों की जानें चली गई थी। आपको याद होगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और सीएम शिवराज ने भी जिक्र किया था कि जिन लोगों की लापरवाही है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब एक्शन लिया गया। पिछले सप्ताह जब बावड़ी गिरी थी, 36 लोगों की जानें चली गई थी। हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, अचानक सभी लोग कुएं में समा गए थे और कई जिंदगियां उस कुएं में ही दफन हो गई। कई माएँ, कई बच्चे, कई बूढ़े, कई लोग ऐसे थे जो अनजान थे कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी ये लम्हा और हवन करते करते हमारी जिंदगी भी आज खत्म हो जाएगी इसी कुएं के अंदर। बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर अवैध निर्माण के चलते वहां पर हादसा। तो मंदिर में इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो फिर मंदिर प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि बड़े आयोजन से पहले समितियां जांच करें कि आखिर कहीं पर लापरवाही ना हो जाए।